हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से होगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन भी देना है और आपको टॉप भी करना है और कोई ना कोई लायक बनना है। तो आपको लायक बनने के लिए हमारे प्लेटिनम फिजिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मे बी पॉसिबल कि आपका बोर्ड में ओम्स लॉ आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट आई flowing through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage V across the 2 points given the temperature and other physical quantity remain constant। मैथमेटिकली हम लोग कुछ एक्सप्रेस करेंगे। इस पे एक फॉर्मूला होता है V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ओम्स लॉ को डिटेल जाने। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में क्या होगा, 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कम करंट का फ्लो होगा, और अगर कंडक्टर के बीच ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा करंट का फ्लो होगा। लेकिन ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे वैलिड होता है। पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज between the 2 points of the conductor is directly proportional to the current flow through the conductor। इतना लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स कंफर्मली मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो इसको मैथमेटिकली आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सपोज दैट V पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें करंट का फ्लो भी तो है। सपोज दैट I करंट का फ्लो है, आपका करंट का फ्लो I है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये तो कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। लेकिन यहां पे एक चीज करना है, जो टेम्परेचर है उसको आपको कांस्टेंट करना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करिएगा तो ये जो रिलेशंस है वो वैलिड नहीं करेगा, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये फॉलो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर को ऑलवेज कांस्टेंट रखना है। तो अब देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाइएगा तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल चेंज किया है, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल में चेंज करिएगा तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पे वो कांस्टेंट है R। R कांस्टेंट है और I हाई है। तो अब देखिए ये रिलेशंस क्या हो गया, V इज इक्वल टू आर आई, या आप इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। ये आपका रिलेशन हो गया। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको इस मेथड से भी लिख सकते हो, V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी होता है। और इसी कांस्टेंट को हम R से इंडिकेट करते हैं, इस कांस्टेंट को, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी कंडक्टर का आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो V अपान I के रेशियो से। अगर V दिया है, I दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको V अपान I का फॉर्मूला मिलेगा और ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, कंडक्टर वही है, वोल्टेज वही है, I अगर वो है वही है, तो रेजिस्टेंस हमेशा सेम वैल्यू आएगी। या अगर V को तो आप फ्लक्चुएट कर रहे हो तो I भी उसी रेशियो में फ्लक्चुएट होगा, जिससे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, जो R की यूनिट होती है, वो क्या होती है? इसको हम ओम्स से इंडिकेट करेंगे। इसकी यूनिट्स होती है ओम्स, या आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये आपका ओम का सिंबल है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference between the two conductor is directly proportional to the I. V is directly proportional to I. अब proportionality के साइन को हटाओगे, V is equal to R I, R is equal to V upon I, या V upon I is equal to constant। उस कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये था ओम्स लॉ। लेकिन एक कंडीशन जरूरी है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये था। तो अब देखिए, अब इसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ क्या है। तो एक नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसको आप उतार लीजिए, लर्न कर लीजिए, और मैथमेटिकली व्यू ये है, इसको भी आप देख लो। अब हम लोग ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ पे क्वेश्चंस आपका दे सकता है, तो हम लोग ग्राफ पे आते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो। तो नेक्स्ट हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। किसके किसके बीच ग्राफ हो सकता है? देखिए, ग्राफ आपका पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ आ सकता है। ग्राफ में आप ऐसे डिस्कस करोगे, ये हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका x एक्सिस हो गया। आप x एक्सिस पे चलो I लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, I या V जो भी लिख सकते हो। आप y एक्सिस पे आप क्या लिखोगे? V मीन्स वोल्टेज, ये V लिख दिया आपने, V मीन्स वोल्टेज, I मीन्स करंट। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। तो उसके बेसिस पे ये आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि लीनियरली V को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली I बढ़ेगा। लेकिन अगर सपोज दैट, तो ये जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर पूछेगा कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, जैसे हमने ये बनाया है। V को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या I को भी, किसी भी एक्सिस पे, वो आपका हमेशा करेक्ट होगा। तो एक या दो नंबर के क्वेश्चंस इस टाइप के आपको आ सकता है इसमें। ठीक है, अब देखिए, ये एक बार पूछा था कि बताइए, सपोज दैट, मान लीजिए ये आपके पास फिगर है, और एक जो है यहाँ पे आपका V है, और यहाँ पे आपका I है, यहाँ पे V, यहाँ पे I है, और एक ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है, ये ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है। तो कह रहा है कि क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा? नथिंग, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए मस्ट है स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन का होना मस्ट है ओम्स लॉ के लिए। देखिए ये आपको ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ये, और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ का जब भी ग्राफ आप प्लॉट कीजिए तो स्ट्रेट लाइन बिटवीन दी V एंड I, बिटवीन दी x एक्सिस एंड y एक्सिस आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। चलिए हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, VI के बीच ग्राफ दे देता है और उसमें आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। तो उसके लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका ग्राफ है और इस तरफ V है आपका वोल्टेज और इस तरफ आपका I करंट है, और ये आपकी V की रीडिंग है, वोल्टेज की रीडिंग है। ये वोल्टेज है, यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। यहाँ आपका 10 वोल्ट यहाँ पे आपका 30 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट है। यहाँ पे आपका 40 वोल्ट है और यहाँ पे आपका 50 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट है, मान लीजिए 5 एम्पियर है। यहाँ पे करंट आपका 10 एम्पियर है। यहाँ पे करंट आपका सपोज दैट 15 एम्पियर है। तो अब ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें आपको रेजिस्टेंस R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूले को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जान रहे हो कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई एक पॉइंट्स आप ले सकते हो। अगर हम इस पॉइंट्स को ले, ये पॉइंट्स को ले, तो आप देखोगे इस पॉइंट्स में V कितना है, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, और आपका I कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर। तो आपका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, 20/5। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 ओम। अब ओम को आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो 4 ओम। तो इस कंडक्टर का अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 ओम होगा। चलिए हम दूसरी रीडिंग से निकालते हैं। हम इस रीडिंग को टच करते हैं, इस रीडिंग को टच करते हैं। ठीक है, अब इस रीडिंग से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। मान लिया रेजिस्टेंस R1 वोल्ट कितना है, यहाँ पे वोल्ट आपका 40 हो गया, 40 वोल्ट, और आपका करंट 10 एम्पियर। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 ओम। तो यही तो ओम्स लॉ है, यही तो ओम्स लॉ कहता है कि जिस कंडक्टर में करंट का फ्लो करा रहे हो, जिस कंडक्टर के बीच वोल्टेज है, उसका रेजिस्टेंस हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, उसका लेंथ कांस्टेंट है, बढ़ना नहीं है। I जो करंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उसी के प्रोपोर्शनलिटी V भी फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे V अपॉन I की वैल्यू फिक्स रहती है। तो यही तो ओम्स लॉ कहता है, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेरे ख्याल से ये एक सफिशिएंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, अच्छे से करोगे, अच्छा मार्क्स पाओगे एंड सक्सेस होगे, ये हमें कन्फर्मली उम्मीद है। तो ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जब जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डिटेल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड में आ सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ो, लिखो, कामयाब बनो, और हाँ, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और खूब शेयर करो ताकि और बच्चों को फायदा मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।